हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून टू ऑल। पिछले अपन ये लेक्चर में सामान्य जो पैरामीशियम की जानकारी है उसका अध्ययन किया था। आज अपन पैरामीशियम का स्ट्रक्चर लेते हैं, जिसके अंदर उसकी बाहरी आकारिकी और आंतरिक आकारिकी के बारे में पढ़ेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ पैरामीशियम में सबसे पहले अपन उसका आकार और माप लेते हैं, साइज एंड शेप। पैरामीशियम का जो डायग्राम है, जो अगली स्लाइड्स में आपको देखने मिलेगा। पैरामीशियम कोडेटम इज ए माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, जो कि एक सूक्ष्म जीव है, जो कि आपको नेक्ट आई से, नगन आँखों से भी उसको देख सकते हैं। बहुत एक छोटे रूप में, इलोंगेटेड बॉडी के रूप में आपको दिखाई देगा। इट अपियर्स लाइट ग्रे या वाइट, मेजरिंग कॉमनली बिटवीन 170 टू 290 माइक्रोन। ये हल्के भूरे रंग में या सफ़ेद कलर में आपको दिखाई देगा, रंग का दिखाई देगा। और ये इसकी जो लंबाई है वो सामान्यतः 170 से 290 माइक्रोन तक हो सकती है। इट मे अटेन लेंथ अप टू 300 टू 350 माइक्रोन तक, और ये ज़्यादा से ज़्यादा अपनी साइज़ को 300 से 350 तक बढ़ा सकते हैं। मतलब इस लंबाई के भी पैरामीशियम देखने को मिल सकते हैं। पैरामीशियम कोडेटम लुक्स लाइक द सोल ऑफ स्लीपर आरसू। ये अपन कल जब पैरामीशियम का जो सामान्य कैरेक्टर्स में पढ़ रहे थे कि जो पैरामीशियम का नाम है वो स्लीपर एनेमिक्यूल रखा गया है। तो ये नाम है जो हाईलाइट कर रहा हूँ आपको, जिसमें येलो कलर में स्लीपर एनेमिकल्स ये इसलिए रखा गया है कि ये जो चप्पल और शूज, जूते होते हैं, उसके जो नीचे का तल होता है जिसको सोल कहते हैं, तो उस आकार की ये पैरामीशियम दिखाई देते हैं, तो इसलिए इनका नाम स्लीपर एनेमिकल्स रखा गया। इट इज़ ए 4 times as long as broad and somewhat cylindrical with distinctly different ends। तो ये चौड़ाई के 4 गुना ज़्यादा ये लंबा हो सकता है, और इसका शेप जो सिलेंड्रिकल होता है, और इसके जो एंड्स है वो डिफरेंट्स होते हैं, डिस्टिंक्ट्स होते हैं, जिसको आप पहचान सकते हैं कि ये इसका अग्र भाग है और ये इसका पश्च भाग है। ये जो अपन डायग्राम ये देख रहे हो आप, तो सबसे पहले जो ये बाहर ये चीज़ें देख रहे हो, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ये सारे सीलिया है। तो और ये जो इसका नीचे वाला जो भाग है, ये वाला भाग है, ये जो क्या है, एरिया है, ये एरिया है जो ये पोस्टीरियर एरिया है, जहाँ पर सीलिया जो पक्षाभिका हैं वो क्या है, लंबे आकार की होती है। और ये कोडल टफ्ट हो, कोडल का अर्थ होता है मतलब पश्च भाग। तो इसलिए इसका नाम, जो स्पीसीज का नाम है वो क्या रखा गया है, पैरामीशियम कोडेटम। ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज लेंथ सीलिया एट पोस्टीरियर एंड। ठीक है ना, पश्च भाग पर सीलिया की जो, वैसे तो होमोट्राइकस सीलिया है, मतलब सीलिया सब जगह पूरे एक जगह एक जैसे होते हैं, तो लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो इसके पश्च भाग में जो सीलिया है वो थोड़े लंबे होते हैं, इसलिए इसकी स्पीसीज का नाम है वो कोडेटम है। बाहर से पहले देखें सीलिया, सीलिया के बाद पेलिकल। ठीक है ना, पेलिकल के नीचे की तरफ आपको ये ट्राइकोसिस्ट ये दिखाई देगी। ये वाली जो ये सारी क्या है, ये ट्राइकोसिस्ट है, जो एक डिफेंसिव अंग के रूप में काम करती है। उसके बाद ये जितने भी ये अंदर दिखाई दे रहे हैं सारे इसके साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स है। ठीक है ना, तो साइटोप्लाज्म में 2 भागों में इसको व्यक्त किया गया, एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म। अंदर का जो भाग है वो क्या कहलाएगा, एंडोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के जो परिधि वाला भाग है वो क्या कहलाएगा, एक्टोप्लाज्म। और दूसरा आप ये स्ट्रक्चर लेके स्टार लाइक जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, रिक्तिका है। ठीक है ना, जो 2 होती हैं, और एक अग्र भाग में होती है और दूसरी पश्च भाग में होती है। और इनका एक ही समय पर समान आकार नहीं रहता है, क्योंकि जब ये आते हैं ऑस्मो रेगुलेशन में काम करते हैं। ठीक है ना, तो जहाँ जब इसकी रेडियल कैनाल डायलेटेड होती है, तो ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है ये कंस्ट्रिक्ट होगा, और जब कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल डायलेटेड होगा तो इसकी जो रेडियल कैनाल है, ठीक है ना, ये जो ये रेडियल कैनाल कहती है। और बीच का जो पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट स्पेरिकल लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। और जो रेस नुमा है ये कहलाएगी रेडियल
कैनाल्स। तो ये 2 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। और ये जो पैरामीशियम है ये क्या है कि इनके अंदर जो न्यूक्लियस है, केंद्रक है, वो द्विरूपी होता है, डाइमॉर्फिक जिसको बोलते हैं। दोनों एक ही आकार के नहीं होते हैं, तो अलग अलग, जिसको एक को वेजिटेटिव न्यूक्लियस कहते हैं और दूसरे को जनरेटिव न्यूक्लियस कहा जाता है। तो जो वेजिटेटिव है वो मैक्रोन्यूक्लियस कहलाता है, और दूसरा वाला जो न्यूक्लियस है जो रिप्रोडक्शन में भाग लेता है, दैट इज नोन एज माइक्रोन्यूक्लियस। यहाँ पर जो बीच में ये कॉन्केव लाइक जो स्ट्रक्चर है पैरामीशियम के, तो यहाँ पर इसके माउथ का फॉर्मेशन होता है, जहाँ से ये भोजन ग्रहण करता है। ये फिल्टर फीडिंग मैकेनिज्म्स से भोजन करता है। जो भोजन है वो सेलेक्टिव भोजन होता है इसका। तो यहाँ पर जो ये सीलिया जहाँ मौजूद होते हैं, तो ये फॉर्म है जो ओरल ग्रू फॉर्म करती है। ओरल ग्रू जाकर खुलता है वेस्टिबुलाई में, और वेस्टिबुलाई एक पोर में खुलता है जिसको साइटोस्टोम कहते हैं, जो कि इसका माउथ होता है। और साइटोस्टोम जाके एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में खुलता है जिसको साइटोफेरिंक्स कहते हैं। और साइटोफेरिंक्स से फिर ये जो बक्कल कैविटी फॉर्म होती है, और बक्कल कैविटी के बाद जो फूड मटेरियल अंदर आया है वो फूड वैक्यूल फॉर्म करता है, खाद्य रिक्तिका है। और जब साइटोप्लाज्मिक साइक्लोसिस होता है, जब साइटोप्लाज्म का, उसके साथ जो ये फूड वैक्यूल्स है ये मूव करता है, ठीक है ना, लोअर साइड से अप साइड की तरफ और अप साइड से लोअर की साइड की तरफ, या अपन के पश्च भाग से अग्र भाग की तरफ और अग्र भाग से पश्च भाग की तरफ। जैसे ही उसके अंदर कोशिका द्रव्य का जो मूवमेंट होता है, उसी के साथ साथ ही खाद्य रिक्तिकाएँ मूवमेंट करती है, और फिर धीरे धीरे भोजन भी इसके साथ साथ इसके अंदर पचता रहता है। और जो अपाच्य पदार्थ है वो साइटोपाइजी कहें या इसको साइटोप्रोक्ट कहें, जो इसकी पैरामीशियम की क्या कहलाती है, एनएस कहलाती है, उसके थ्रू ये भोजन बाहर कर दिया जाता है। तो ये जो स्ट्रक्चर में इसके मुख्य जो पार्ट्स हैं वो है। और आज के अपन इस ये लेक्चर में अपन सीलिया लेंगे, पेलिकल लेंगे और ट्राइकोसिस्ट तक आज अध्ययन करेंगे। उसके बाद जो इसके इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं एंडोप्लाज्म के अंदर जो पाए जाते हैं उसका अध्ययन करेंगे। The forward moving anterior part is slender with a blunt or rounded end, while the posterior end is somewhat pointed। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर का जिक्र किया जा रहा है। इसका जो अग्र भाग है वो थोड़ा चौड़ा होता है, जबकि जो पश्च भाग है वो थोड़ा नुकीला होता है। The widest part of the organism is just below the middle। तो जो सबसे वाइडेस्ट पार्ट है वो जो मिडल है, उस मध्य है, उसके जस्ट नीचे की तरफ होता है। द बॉडी ऑफ द एनिमल इज asymmetrical in form, showing well defined at oral or ventral surface and an aboral and dorsal one। तो बॉडी जो इसका शरीर है वो asymmetrical है, असीमित पाए जाते हैं, क्योंकि शेप जो बॉडी यदि डिवाइड किया जाए तो समान दो भागों में विभक्त नहीं होती हैं, इसलिए ये इसकी जो सिमिति है वो एसिमेट्रिकल है। और इसको डिफ़ाइन किया जा सकता है कि भाई इसका ओरल जो भाग है उसको आप वेंट्रल साइड कहोगे, और एंड अबोरल जो भाग है वो क्या कहलाएगा, जो ओरल के जो मुख होता है उसके पीछे उसके एकदम अपोजिट जो साइड होगी वो क्या कहलाएगी, इसकी डोर्सल साइड कहलाएगी। साइज एंड शेप के बाद जो स्ट्रक्चर है वो अपन पेलिकल है। द बॉडी इज कवर्ड बाय ए थिन, एक पतली डबल लेड, ठीक है ना, दो स्तरीय इलास्टिक रबड़ जैसी ए फर्म इज नोन एज ए पेलिकल विच इज मेड अप ऑफ जिलेटिन, जो कि जेलेटिन की बनी हुई होती है। द पेलिकल होल्ड्स द शेप ऑफ द एनिमल्स बट इट इज इलास्टिक इनफ टू परमिट contraction. The pellicle has double membrane. The outer membrane is continuous with the cilia and inner membrane with the ectoplasm। तो ये इतनी इलास्टिक होती है कि उसको संकुचन करने में पैरामीशियम को, उसकी बॉडी को सहायता करती है। और दो पेलिकल है वो क्या है, द्विस्तरीय होती है। आउटर मेम्ब्रेन जो कि सीलिया के साथ कंटिन्यूस में चलती है, जबकि इनर मेम्ब्रेन है वो एक्टोप्लाज्म के साथ में होती है। तो ये द्विस्तरीय है पेलिकल। आउटर मेम्ब्रेन्स कंटिन्यूस विद द सीलिया एंड द इनर मेम्ब्रेन्स विद द एक्टोप्लाज्म। अंडर द हायर मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप पेलिकल शो रेक्टेंगुलर और हेक्सागोनल डिप्रेशन ऑन इट्स सरफेस। यदि अपन इसको हाई मैग्निफिकेशन माइक्रोस्कोप के अंदर देखें
तो पेलिकल के जो स्ट्रक्चर है वो कैसा दिखेगा, रेक्टागोनल और रेक्टाएंगुलर और हेक्सागोनल डिप्रेशन दिखेगा। जो आपको ये यहाँ ये दिख रहा है, ये जो पेलिकल का स्ट्रक्चर है ये इस टाइप का दिखेगा, आपको हेक्सागोनल टाइप का दिखेगा। तो ये टाइप का स्ट्रक्चर है। तो ये पेलिकल का जो बाहर से आप देखोगे तो ये हेक्सागोनल और बीच में डिप्रेशन होंगे, जहाँ पर क्या है मिडल में जब डिप्रेशन, इसके सेंट्रल में डिप्रेशन होगा तो वहाँ से सीलिया एमर्जेस होते हैं। इन बिटवीन हेक्सागोनल जो शेप है वहाँ होगा तो वहाँ क्या है ट्राइकोसिस्ट की ओपनिंग होती है। तो वो आप यहाँ देखेंगे, ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। इसके यदि आप यहाँ देखो, ये बीच में जो पोर है यहाँ क्या है सीलिया निकल रहे हैं, और ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर के और इस हेक्सागोनल के बीच में किसकी ओपनिंग है, ट्राइकोसिस्ट की। तो ये क्या है, ये ट्राइकोसिस्ट है, और ये ट्राइकोसिस्ट कहाँ ओपन होगा, इस जगह पर ओपन होगा, इस जगह पर ट्राइकोसिस्ट ओपन होगा। ये ओपनिंग ट्राइकोसिस्ट की है, ये ओपनिंग ट्राइकोसिस्ट की, और बीच में क्या है, ये जो बेसल बॉडी है यानी कि काइनोटोसोम है, उससे फिर ये सीलिया एमर्ज होते हैं, ठीक है ना। और वो हेक्सागोनल जो शेप होता है उसके एकदम मध्य में होते हैं। तो अंडर द माइक्रोस्कोप के मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप पेलिकल्स हो रेक्टेंगुलर हेक्सागोनल डिप्रेशन, ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो पेलिकल का बाहर का जो स्तर है, यदि उसको अपन अंडर माइक्रोस्कोप हाई पावर माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो वो रेक्टेंगुलर या हेक्सागोनल डिप्रेशन के रूप में दिखाई देगा। दिस इज अरेंजमेंट इज preserved ऑन द डोर्सल सरफेस ऑफ द पेरियमेसिम, बट ऑन द वेंट्रल सरफेस द ridges converge in a front and behind towards a perioral and postoral apertures. तो पेरामेशियम बट द वेंट्रल सरफेस द ridges covers in a front and behind towards a perioral and postoral apertures. Each hexagonal depression is perforated by a central aperture through the which a single cilium emerges. तो ये आपको बता दिया गया है कि जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है पेलिकल का, उसके बीचों बीच में जो रंध्र होते हैं उससे क्या है सीलिया बाहर की तरफ निकलते हैं, और दो हेक्सागोनल के बीच में जो एक डिप्रेशन होता है अंदर की तरफ जहाँ वो दसे हुए होते हैं, तो उस जगह से क्या है ट्राइकोसिस्ट की ओपनिंग होती है, जो कि आपको नेक्स्ट यहाँ डायग्राम में दिखाई दे रही है। द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी स्टडी ऑफ पेलिकल बाय Ehret and Powers has revealed that the hexagonal depression correspond to the regular series of cavities known as alveoli. तो जो ये cavities बीच में बन रही है, कॉनकेव लाइक जो स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है ना, दैट इज नोन एज एल्वियोली। तो उसको क्या कहा जाता है, एल्वियोली कहा जाता है। आल एल्वियोली कलेक्टिव फॉर्म्स ए कंटिन्यूस एल्वियोलर लेयर। तो ये हेक्सागोनल शेप के बीच में एक कंटिन्यूस जो स्तर बन जाता है लगातार, तो उस स्तर को क्या कहा जाता है, एल्वियोलर लेयर कहा जाता है, विच इज डेलिमिनेटेड बाय एन आउटर एल्वियोलर लेयर एंड इनर एल्वियोलर। तो इसकी वजह से क्या है, दो लेयर बन जाते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं ये जो बाहर का जो ये स्तर है, ये क्या है, ये क्या है आउटर मेम्ब्रेन एल्वियोलर की, और ये क्या है दूसरी वाली एल्वियोलर की इनर मेम्ब्रेन। द आउटर लेयर लाइज ए क्लोज कॉन्टैक्ट बेनीथ द आउटर सेल मेम्ब्रेन। आउटर सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसके जस्ट नीचे की तरफ जो लेयर स्तर पाया जाता है वो क्या होता है, आउटर एल्वियोलर लेयर होता है। देयरफॉर पेलिकल्स इंक्लूड आउटर सेल मेम्ब्रेन, आउटर एल्वियोलर मेम्ब्रेन एंड इनर एल्वियोलर मेम्ब्रेन। तो इसका मतलब यहाँ ये हो गया, जो पेलिकल है उसके जस्ट ऊपर की तरफ क्या है सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन के नीचे क्या है एल्वियोलाई है, और एल्वियोलाई के क्या है दो स्तर है, एक तो उसका बाहर का स्तर और एक उसके नीचे की झिल्ली। तो आउटर एल्वियोलर मेम्ब्रेन और इनर एल्वियोलर मेम्ब्रेन, आउटर एल्वियोलर मेम्बर के ऊपर पाई जाने वाली कोशिका झिल्ली यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या उसको सेल मेम्ब्रेन को। तो पेलिकल इंक्लूड्स 3 स्ट्रक्चर, तो बाहर का सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद आउटर एल्वियोलर मेम्ब्रेन और उसके बाद इनर एल्वियोलर मेम्ब्रेन। तो ये 3 स्ट्रक्चर इंक्लूड हो जाते हैं किसके अंदर, पेलिकल के अंदर। उसके बाद अपन स्ट्रक्चर लेते हैं सीलिया का। तो पेलिकल आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर होता है, और उसके बीचों बीच में जो रंध्र है वहाँ से सीलिया एमर्जेस होते हैं, और दो हेक्सागोनल्स के बीच में ट्राइकोसिस्ट की ओपनिंग होती है, और
और बीच में दोनों के बीच में कैविटी फॉर्म्स हो जाती है जिसको एल्विलियाई कहलाते हैं, और ये एल्विलियाई कंटिन्यूस चलती है इसलिए एल्विलियर लेयर का फॉर्मेशन होता है। और एल्विलियाई के मेम्ब्रेन्स होती है, एक तो आउटर एल्विलियर मेम्ब्रेन और इनर एल्विलियर मेम्ब्रेन। आउटर एल्विलियर मेम्ब्रेन और इनर एल्विलियर मेम्ब्रेन प्लस सेल मेम्ब्रेन्स इस इंक्लूडेड, ये तीनों मिलकर पेलिकल्स का फॉर्मेशन करते हैं। या ये तीनों पेलिकल्स, ये यहाँ से जो स्ट्रक्चर है ये आप देख रहे हो, यहाँ से लगाकर ये यहाँ तक का ये क्या कहलाता है, पेलिकल कहलाता है। तो ये तीनों स्ट्रक्चर मिलके देयरफॉर पेलिकल्स इंक्लूड आउटर सेल मेम्ब्रेन और इनर क्या कहते हैं सेल मेम्ब्रेन और आउटर एल्वियोलर मेम्ब्रेन एंड इनर एल्वियोलर मेम्ब्रेन, ये तीनों मिलकर पेलिकल का फॉर्मेशन करती है। या तीनों ये साथ में होती है तो ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, पेलिकल कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो सीलिया। द एंटायर बॉडी इज कवर्ड विथ ए न्यूमरियस स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड सीलिया। तो जो पैरामीशियम का पूरा शरीर है उसके चारों तरफ बहुत सारे छोटे छोटे बाल नुमा आकृति के स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको सीलिया यानी कि पक्षी पका कहा जाता है। सीलिया अकर्स इन ए लॉन्गिट्यूडनल रोज ऑल ओवर द बॉडी, दिस कंडीशन इज नोन एज होलोट्राइकियस। तो पूरे शरीर के चारों तरफ इसकी उपस्थिति का होना, तो इस स्थिति को क्या कहते हैं, होलोट्राइकस कहते हैं। इन विच बॉडी सीलिया आर इक्वल, तो जिसके अंदर होलोट्राइकस कंडीशन होती है उसके अंदर ये क्या कहता है कि सीलिया सारे एक ही आकार के होते हैं। इस कंडीशन मतलब द सीलिया प्रेजेंट all over body with equal size. Cilia have some structure as a flagella. They have an outer protoplasmic membrane. जो सीलिया के स्ट्रक्चर है वो फ्लैजेला के जैसा ही होता है, मतलब कशाभिकाएं और पक्षाभिकाएं एक जैसे स्ट्रक्चर की होती हैं। दे हैव आउटर प्रोटोप्लाज्मिक शीथ, उनके चारों तरफ एक प्रोटोप्लाज्मिक शीथ पाई जाती है और जिसको आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। और उसके अंदर 9 डबल लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स पाए जाते हैं जो कि पेरिफेरल रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। और इन सम सीलिया द 9 आउटर फाइबर्स आर नॉट पेयर्ड। कुछ जो सीलिया होते हैं उसमें जो आउटर 9 लॉन्गिट्यूड जो डबल लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स है वो डबल फॉर्म में नहीं होते हैं, सिंगल फॉर्म में होते हैं, तो पेयर्ड नहीं होते हैं या अनपेयर्ड होते हैं, तो किसी में पेयर्ड के रूप में पाए जाते हैं। तो डबलेट फॉर्म में होते हैं 9 जो फाइबर्स होते हैं परिधि पर, और सेंटर में जो होते हैं वो सिंगलेट फॉर्म में होते हैं और वो 2 होते हैं, और परिधि में जो होते हैं वो 9 होते हैं और डबल फॉर्म में होते हैं, जो कि आगे आपको स्ट्रक्चर में देखने को मिलेगा। देयर आर 2 सेंट्रल लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स विच वी आर थिनर देन द आउटर फाइबर। जो बाहर के जो फाइबर्स होते हैं उससे ये पतले होते हैं, और ये बीच में कितने 2 सेंट्रल लॉन्गिट्यूडनल फाइबर पाए जाते हैं। ईच सीलियम अराइजेस फ्रॉम ए बेसल ग्रेन्यूल आर काइनोटोसोम। तो जो सीलिया का निर्माण है वो किससे होता है, बेसल ग्रेन्यूल से होता है या काइनोटोसोम्स से होता है। द 9 पेयर ऑफ पेरिफेरल फाइबर्स फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म द वॉल ऑफ द काइनोटोसोम। द काइनोटोसोम इज ए ट्यूब विच इज either open or closed at its lower end, or the 2 central fibers stop at the level of pellicle in most ciliates। तो जो बेसल ग्रैन्यूल्स का जो फॉर्मेशन होता है तो वो 9 जो पेरिफेरल फाइब्रिल है वो फ्यूज टुगेदर फॉर्म द वॉल ऑफ द काइनोटोसोम, जो कि काइनोटोम्स की जो भित्ति है उसका निर्माण करते हैं। दस काइनोटोसोम इज ए ट्यूब विच इज ए आइदर ओपन आर क्लोज एट इट्स लोअर एंड, जो कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि अपने नीचे वाला जो उसका सिरा होता है वहाँ पर वो ओपन होती है या खुलती है। द 2 सेंट्रल फाइबर्स स्टॉप एट द लेवल ऑफ द पेलिकल इन मोस्ट सीलिएट्स। तो बहुत सारे जो सीलिएट्स हैं तो वहाँ पर 2 सेंट्रल फाइबर्स है वो स्टॉप हो जाते हैं उस स्तर पर जहाँ पर पेलिकल होती है। अराइजिंग फ्रॉम द काइनोटोसोम इज ए थिन राइजोप्लास्ट विच डज नॉट जॉइन द न्यूक्लियस, जो कि राइजोप्लास्ट होती है जो कि न्यूक्लियस से नहीं जुड़ी हुई होती है। मनी मेटाजोआ आल्सो हैव सीलिया, देयर स्ट्रक्चर इज सेम एक्सेप्ट दैट द बेसल ग्रैन्यूल इज डिफरेंट। तो बहुत सारे जो मेटाजोन्स हैं उनके अंदर भी सीलिया पाए जाते हैं, लेकिन उनका स्ट्रक्चर जो बेसल ग्रैन्यूल्स का है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। इट हैज़ फाइन फिलामेंट्स आर रूटिंग फाइबर्स एंडिंग डाउन इनटू साइटोप्लाज्म, बट सीलिया डिफर फ्रॉम प्लाज्मा इन बीइंग जनरली मोर न्यूमरस एंड शॉर्टर इन साइज। तो
जो मेटाजोआ के अंदर जो पाया जाने वाला सीलिया है उसमें एक ही अंतर हो सकता है, सिर्फ बेसल ग्रैन्यूल्स का, बाकी वो स्ट्रक्चरली सिमिलर्स होते हैं। दूसरा, जो सीलिया और फ्लेजला है वो समान आकार, क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरली इंटरनली जो स्ट्रक्चर वो सिमिलर होता है, लेकिन जो संख्या में और फंक्शन में और उसकी साइज़ में डिफरेंस हो सकता है। जब सीलिया क्या है संख्या में कम होते हैं, क्या कहते हैं, सीलिया संख्या में ज़्यादा होते हैं और फ्लेजला संख्या में कम होते हैं। सीलिया की लेंथ कम होती है जबकि फ्लेजला की लेंथ ज़्यादा होती है, और फंक्शनली कहीं कहीं कुछ जगह पर डिफरेंस हो सकते हैं। वैसे ज़्यादातर जो फ्लेजला और सीलिया है वो लोकोमोशन में और फीडिंग में, फूड कैप्चरिंग में हेल्प करते हैं। फिर सीलिया इज न्यूमरस और फ्लेजला इज इन फ्यू। द लेंथ ऑफ फ्लेजला इज मोर देन सीलिया। ये अंतर सीलिया में और फ्लेजला में हो सकता है। यहाँ जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये सीलिया का डायग्राम है। द सीलिएचर may be conveniently divided into a body or somatic cilia which are found on the body surface। तो कुछ सीलिया है उनको डिवाइड किया जा सकता है। एक तो के शरीर के सीलिया होते हैं, दूसरे इसको सोमैटिक सीलिया भी कहा जाता है, विच आर फाउंड ऑन द बॉडी सरफेस, जो कि शरीर के ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। एंड इनटू ए ओरल सीलिएचर, दूसरे जो सीलिया होते हैं जिसको बोलते हैं ओरल सीलिएचर, विच इज एसोसिएट विद द माउथ रीजन, जो कि मुख के साथ जुड़े हुए होते हैं। द बॉडी सीलिया आर इक्वल बट दे आर लॉन्गर एट द पोस्टीरियर एंड। इनके अंदर जो बॉडी सीलिया पाए जाते हैं, जो बॉडी की सतह पर, शरीर की सतह पर सीलिया पाए जाते हैं, जो कि सब जगह पर समान होते हैं, लेकिन जो पश्च भाग है वहाँ हो सकते हैं वो बड़े हो, जिस वजह से इसका नाम कोडेटम रखा गया। द सीलिया आर ऑर्गेनल्स ऑफ द लोकोमोशन एंड कलेक्शन। दे आल्सो एक्ट एज ए सेंसरी रिसेप्टर एंड डिटेक्ट द स्टिमुलाई ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो सीलिया का जो काम है वो तो ये लोकोमोशन के एक अंग के रूप में काम करते हैं, चलने फिरने में ये पैरामीशियम को सहायता करते हैं, भोजन के कलेक्शन में भी हेल्प करते हैं, और ये सेंसरी रिसेप्टर के रूप में भी काम करते हैं। एंड डिटेक्ट द एक्सटर्नल, जो इन्वायरमेंटल, जो भी बाहरी जो स्टिमुलेशन होता है उसमें भी ये, उसको भी डिटेक्ट करते हैं, उसमें भी ये हेल्प करते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं ये बीच की जो सेंट्रल शीथ है, सेंट्रल फाइबर जिसको कहते हैं, आउटर में जो इसको कवर करेगी दैट इज़ नोन एज ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये इसका टिप है और ये इसकी आउटर फाइब्रिल है। जो आउटर फाइब्रिल है वो पेयर्ड होते हैं, और ये इनके अंदर जो होता है वो 9+2 का अरेंजमेंट होता है, ठीक है ना। जब 2 की क्या है, 2 होते हैं वो जो सिंगलेट होते हैं, और जबकि जो 9 है वो क्या, 9 है वो किस में होते हैं, डबलेट होते हैं, पेयर में होते हैं। ये डबलेट होते हैं और पेयर में होते हैं, ठीक है ना। ये बेसल प्लेट है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के होते ही है, और ये नीचे वाला जो बेसल ग्रैन्यूल्स है और ये इसके रूटलेट्स हैं। तो ये जो कॉमन जो सिंपल स्ट्रक्चर है वो है सीलिया का, और इसकी इंटरनल एनाटॉमी, जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो आगे की अपन स्लाइड्स में सीलिया का देखेंगे, जिसको अपन कहेंगे अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया। द सीलिया एंड फ्लेजला हैव ए फाइब्रिलर composition at the base of cilium has the diameter of about 0.2 micron, और यानी कि या 2 माइक्रोन कह सकते हो, या पर उसका 2000 एंगस्ट्रॉम, विच मे बी अप टू 10 माइक्रोन। जो इसका नीचे का जो बेस है सीलिया और फ्लेजला का वो 0.2 माइक्रोन तक हो सकता है, या ज़्यादा से ज़्यादा वो 10 माइक्रोन तक हो सकता है अबोव द सेल सरफेस। सेल जो सरफेस होती है उसके ऊपर का। The cilia are bounded by a unit membrane of 90 angstrom, a thickness which resembles and remains continuous with the plasma membrane। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सीलिया आर बाउंडेड बाय है यूनिट मेम्ब्रेन, एक इकाई झिल्ली से ये घिरे हुए होते हैं, जिसका थिकनेस है वो 90 एंगस्ट्रॉम होता है, विच resembles एंड रिमेन कंटिन्यूस विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जैसा स्ट्रक्चर होता है वैसा ही होता है और वैसा ही इसका थिकनेस होता है। The bounded space of ciliums contain a watery substance known as matrix। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके नीचे की तरफ जो फ्लूइड्स पाया जाता है पानी के जैसा, तो वो
उसको मैट्रिक्स कहते हैं, वो सबस्टेंस मैट्रिक्स कहलाता है। इन द मैट्रिक्स देयर रिमेन्स इम्बेडेड 11 लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स आर माइक्रोट्यूब्यूल्स। आउट ऑफ द 11 फाइबर्स 2 आर लोकेटेड, तो उसके अंदर कितने 11 लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स होते हैं जिसको माइक्रोट्यूब्यूल्स कहा जाता है, जिसमें बाहर की तरफ 11 होते हैं और बीच में सेंटर में 2 होते हैं। वाइल द रिमेनिंग 9 फाइबर्स रिमेन अरेंज्ड पेरिफेरली, जो कि 9 जो फाइबर्स है वो परिधि की तरफ अरेंज्ड होते हैं और 2 जो होते हैं वो मध्य में स्थित होते हैं। ईच ऑफ द 9 फाइबर्स इज 360 एंगस्ट्रॉम इन डायमीटर एंड कंपोज्ड ऑफ 2 फाइबर्स ऑफ 180 to 250। तो यहाँ हो गया कि भाई जो छोटे होते हैं, जो बीच वाले जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो, और जो परिधि पर पाए जाने वाले होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं। तो ये 360 एंगस्ट्रॉम के होते हैं, जबकि मध्य में आने वाले वो 180 से लगाकर 250 एंगस्ट्रॉम के डायमीटर के होते हैं। These subfibrils are designated as the subfibril A and subfibril B। जो पेरिफेरल पे पाए जाने वाले जो 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो एक को ए कहा गया है, दूसरे को बी कहा गया है, क्योंकि ये सब फाइब्रल हो गए एक के ही, ये पेयर्ड रूप में होते हैं। द सब फाइब्रल ए इज स्लाइटली लार्जर देन द सब फाइब्रल टी। तो परिधि पर पाए जाने वाले जो जॉइंटेड होते हैं, पेयर में होते हैं 9, तो उसमें भी जो 2 उनको भी डिवाइड किया गया है सब फाइब्रल ए और सब फाइब्रल बी में। तो जो ए सब फाइब्रल है वो बी सब फाइब्रल से थोड़ा बड़ा होता है, स्लाइटली लार्जर देन द सब फाइब्रल बी। द सब फाइब्रल ए गिव्स आउट 2 थिक प्रोजेक्शन आर आर्म्स ऑफ इट्स वन साइड। जो ए सब फाइब्रल है उसके 2 भुजाएं बाहर की तरफ निकली होती हैं। द आर्म्स ऑफ द सब फाइब्रल ए ऑफ द ऑल आउटर फाइब्रल्स रिमेन डायरेक्टेड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो वो जो द आर्म्स ऑफ द सब फाइब्रल ए ऑफ द ऑल आउटर फाइब्रल्स रिमेन डायरेक्टेड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये सब फाइब्रल मूव करते हैं। द फर्दर द सब फाइब्रल ए अकर्स मोर क्लोजली टू द सेंटर ऑफ द सीलियम देन द सब फाइब्रल बी। तो इसके जो केंद्र की तरफ ये सब फाइब्रल ए ज़्यादा नज़दीक होते हैं बजाय बी के। बोथ द सब फाइब्रल्स हैव ए कॉमन वॉल ऑफ 50 एंगस्ट्रॉम थिकनेस। दोनों सब फाइब्रलों के एक कॉमन वॉल पाई जाती है, भित्ति पाई जाती है, जो कि 50 एंगस्ट्रॉम की होती है, जिसका थिकनेस मोटापा 50 एंगस्ट्रॉम होता है। द 2 सेंट्रल फाइब्रल्स डू नॉट हैव पेड सब फाइब्रल। तो बीच में मध्य में पाए जाने वाले जो सेंट्रल फाइब्रल होते हैं वो पेयर्ड रूप में नहीं होते हैं, वो सिंगल रूप में होते हैं। लाइक द पेरिफेरल 9 फाइब्रल्स बट ईच कंटेन्स ओनली ए सिंगल ट्यूब्यूल्स। ईच सेंट्रल फाइब्रल हैज ए डायमीटर ऑफ 250 एंगस्ट्रॉम एंड इज कंपोज्ड ऑफ 60 एंगस्ट्रॉम थिक वॉल। तो जो बीच वाले जो इनके जो भित्ति होती है वो थोड़ी ज़्यादा मोटी होती है बजाय जो पेरिफेरल पे जो फाइब्रल पाए जा रहे हैं उनसे। ये इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर है। यहाँ ये आप जो देख रहे हो ये क्या है, ये परिधि वाले, ये परिधि पर पाए जाने वाले माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जो कि डबल फॉर्म में होते हैं, डबलेट होते हैं, एक में के रूप में होते हैं। और ये आप देख रहे हो ये जो बी है ये क्या है, ये बी सब फाइबर बी है, और जो ये आगे वाला ये सब फाइबर ए है, ये सब फाइबर ए है, जो कि सेंट्रल जो शीत होती है या मध्य की ये ज़्यादा नज़दीक होते हैं, क्योंकि जो बी सब फाइबर है वो बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, और ए सब फाइबर है वो लार्जर देन बी सब फाइबर के होता है। और ए फाइबर सब फाइबर हैज़ 2 आर्म्स जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है। और ये जो बीच में पाए जाने वाले जो सब फाइबर होते हैं ये सिंगल फॉर्म में होते हैं, और इनके चारों तरफ एक शीत पाई जाती है जिसको बोलते हैं सेंट्रल शीत, ठीक है ना। और वो सेंट्रल शीत किससे कनेक्टेड होते हैं, जो परिधि पर पाए जाने पेरिफेरल पे पाए जाने वाले जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं उससे कनेक्टेड होते हैं, और ये रेडियल स्पोक से कनेक्टेड होते हैं। किससे, रेडियल स्पोक से कनेक्टेड होते हैं। और सेंट्रल में पाए जाने जो सब फाइबर है ये सेंट्रल सब फाइबर है, ठीक है। और ये है ये आउटर सब फाइबर है, ठीक है ना। ये 2 आर्म पाई जाती है जिसको आउटर आर्म और इनर आर्म कहते हैं। और ये परिधि पर पाए जाने वाले सब माइक्रोट्यूब्यूल्स और मध्य में पाए जाने वाले माइक्रोट्यूब्यूल्स जो सेंट्रल शीथ से रेडियल स्पोक के द्वारा
ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और जो परिधि पर पाए जाने वाले सब फाइबर वो आपस में एक दूसरे से किसके द्वारा जुड़े हुए होते हैं, नेक्सिन के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। ठीक है ना। तो ये इनका क्या है, इंटरनल जो इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, ये इसके चारों तरफ ये जो इसको क्या बोलेंगे, ये कहलाएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो ये बाहर वाली है, ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। ये आउटर माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये जिसको आर्म्स बोलते हैं उसको डायनिन आर्म कहते हैं, और जो परिधि वाले और बीच वाले जिससे कनेक्टेड होते हैं दैट इज नोन एज रेडियल स्पोक। इनके बीच में जो ये आपस में जो परिधि वाले जितने भी माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जो पेरिफेरल पे पाए जाते हैं डबलेट फॉर्म में, वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, जिसको नेक्सिन बोलते हैं। तो ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया है। तो आज के टॉपिक की दो और स्लाइड अपन का जिक्र कर लेते हैं। बोथ द सेंट्रल फाइबर्स रिमेन सेपरेटेड बाय द स्पेस ऑफ 350 एंगस्ट्रॉम एंड रिमेन डेवलप्ड इन ए कॉमन शीथ। जो मध्य के सब फाइबर है वो 350 एंगस्ट्रॉम के बीच में उनकी दूरी होती है, एंड रिमेन डेवलप्ड इन ए कॉमन शीथ। दोनों एक ही कॉमन शीथ के अंदर आते हैं। गिबॉन्स 1967 has reported that the sheath of the central fibers give out 9 radial oriented links to or spokes to each subfiber। तो ये भी अपन ने पिछले अल्ट्रा स्ट्रक्चर में जो पिछली स्लाइड्स हैं उसमें देख लिया कि जो सेंट्रल फाइबर है वो जो पेरिफेरल सब फाइबर्स हैं उससे जुड़े हुए रहते हैं जिस, ठीक है ना। और ये क्या कि इसको जुड़े हुए होते हैं उनको बोलते हैं रेडियल ओरिएंटेड लिंक्स, और यहाँ पर रेडियल स्पोक्स कहा जाता है। द हाई जो कि किससे, बी से नहीं, सब फाइबर ए जो फाइबर है, कौन सा, सब फाइबर ए जो कि सेंट्रल शीथ में पाए जाने वाले सिंगल सब फाइबर जो कि मध्य में पाए जाते हैं उससे परिधि पर पाया जाने वाला सब फाइबर ए जुड़ा हुआ था, ना कि बी। द हाई रेजोल्यूशन electron microscope has revealed that the each of the peripheral and central fibers of the cilia and flagella is composed of a 10 or 12 filaments of a 40 angstrom thickness। तो revealed that each peripheral and central fibers of the cilia, तो मध्य में और परिधि पर पाए जाने वाले पेरिफेरल रीजन में पाए जाने वाले जो फाइबर है सीलिया और फ्लेजला के अंदर, जो कि कंपोज्ड होते हैं 10 to 12 फिलामेंट्स के, जो कि 10 से 12 फिलामेंट्स के बने हुए होते हैं। ईच जिनका साइज है वो थिकनेस है वो कितना होता है 40 एंगस्ट्रॉम का। ईच फिलामेंट इज बीडेड एंड ईच बीड रिमेन्स अरेंज्ड इन द lattices of 40 to 50 angstrom in the plane of the wall of the tubule. These beads are considered as the basic subunit of the tubule structure। तो जो हर एक फाइब्रिल होता है जो, तो वो भी छोटी छोटी फिलामेंट से बना हुआ होता है, जिसके अंदर 10 से लगाकर 13 हो सकते हैं। एक में जो बड़ा वाला उसके अंदर 13 सब फाइबर दिखेंगे और छोटा वाला उसके अंदर 11 सब फाइबर, या अपन कहें उसके अंदर फिलामेंट्स, माइक्रो फिलामेंट्स, माइक्रो ट्यूब्यूल्स के अंदर माइक्रो फिलामेंट। जो माइक्रो ट्यूब्यूल्स है वो भी माइक्रो फिलामेंट से बना हुआ होता है। तो जो लार्जर साइज का माइक्रो ट्यूब्यूल्स है वो जो पेरिफेरल में पाया जाता है वो होता है ए, और जो बी होता है वो छोटी साइज़ का होता है, उसका डायमीटर कम होता है। और जो पेरिफेरल में पाए जाने वाले हैं उनसे जो सेंट्रल में पाए जाने वाले वो और छोटे होते हैं। लेकिन जो उनके चारों तरफ जो वाल पाई जाती है, परिधि में पाए जाने वाले उनकी वाल की जो थिकनेस है वो कम होती है, बजाय सेंटर में जो पाए जाने वाले उनके चारों तरफ जो वाल होती है उसकी मोटाई 60 एंगस्ट्रॉम होती है, जबकि पेरिफेरल में पाए जाने उनके चारों तरफ जो वाल पाई जाती है उसकी थिकनेस 50 एंगस्ट्रॉम होती है। तो जो माइक्रो ट्यूब्यूल्स पे वो भी माइक्रो फिलामेंट से बने हुए होते हैं, जिनके अंदर 11 से 13 माइक्रो फिलामेंट्स पाए जा सकते हैं। इंफ्रासिलियरी सिस्टम, तो जैसे ही जो पेलिकल है, तो पेलिकल के नीचे की तरफ बेसल ग्रैन्यूल्स, काइनेटोसोम जिसको कहते हैं, और काइनेटोडेस्मेटा जो फाइब्रल होते हैं, उनसे मिलकर एक सिस्टम का फॉर्मेशन होता है जिसको इंफ्रासिलियरी सिस्टम कहा गया। द इंफ्रासिलियरी सिस्टम इज लोकेटेड जस्ट बिलो द पेलिकुलर alveoli। It consists of the kinetosomes and basal body and kinetodeschmata।
तो ये किससे बना हुआ है? ये काइनेटोसोम यानी कि बेसल बॉडी और काइनेटोडेस्माटा जो कि फाइबर है किसके, इससे ग्रेन्यूल से निकलते हैं। तो इससे मिलकर एक सिस्टम का फॉर्मेशन होता है जिसको इंफ्रासिलियरी सिस्टम कहा गया। तो द सीलिया अराइजेस फ्रॉम ए काइनेटोसोम एंड फ्रॉम ईच काइनेटोसोम अराइजेस ए डेलिकेट साइटोप्लाज्मिक फाइबर कॉल्ड काइनेटोडेस्माटा। तो सीलिया है वो किससे अराइजेस हुए? काइनेटोसोम से अराइजेस हुए। एंड फ्रॉम ईच काइनेटोसोम अराइजेस ए डेलिकेट साइटोप्लाज्मिक फाइबर। तो जो काइनेटोसोम है ऊपर की तरफ सीलिया निकल रही है और पीछे की तरफ एक जड़ की तरफ जैसे रूट लाइक स्ट्रक्चर। तो रूट जो काइनेटोसोम की है वो क्या है? एक साइटोप्लाज्मिक फाइब्रिल है जिसको क्या कहा गया है? काइनेटोडेस्माटा। तो काइनेटोडेस्माटा और काइनेटोसोम ये दोनों मिलकर क्या किसका निर्माण कर रहे हैं? ये जो सिस्टम बना रहे हैं दैट सिस्टम इज नोन एज ए इंफ्रासेल्युलरी सिस्टम, जो कि पेलिकुलर एल्विलाई के नीचे की तरफ पाया जाता है। लाइंग बिलो द पेलिकल स्लाइटली टू द राइट बट joined all kinetosome of a one longitudinal row is a longitudinal bundle of several kinetodesmata। तो ये अनुदैर्ध्य लॉन्गिट्यूडनल तो ये एक पूरा बंडल बना देते हैं किसका? काइनेटोडेस्माटा का। काइनेटोडेस्माटा ऑफ ईच काइनेटोम्स एक्सटेंड फॉर ए डिस्टेंस एंटीरियरली इनटू इट्स ओवन बंडल ऑफ काइनेटोडेस्माटा। तो ये एक बंडल के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं इट्स फॉर्म ओवन बंडल ऑफ काइनेटोडेस्माटा, अपने खुद के का बंडल फॉर्मेशन कर लेते हैं काइनेटोडेस्माटा। तो ये फंक्शनली इनका एक मूवमेंट्स होता है जैसे मसल्स के अंदर जो एक्टिन और मायोसिन इनका मूवमेंट्स होता है एक दूसरे के ऊपर, उसी मूवमेंट्स जो क्या करते हैं काइनेटोडेस्माटा मूवमेंट्स ही कंट्रोल करता है किसका मूवमेंट्स? सीलिया का। तो ये मेनली जो इंफ्रासिलियरी सिस्टम है दैट्स कंट्रोल द मूवमेंट्स ऑफ ए सीलिया या रेस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट्स ऑफ सीलिया। तो ये जो आप यहाँ ये जो देख रहे हैं तो ये बेसल ग्रैन्यूल्स है और ये क्या है? ये बंडल ऑफ किसका है? काइनेटोडेस्माटा का। ये जो आप नीचे देख रहे हैं ये क्या है? ये पूरा बंडल है काइनेटोडेस्माटा का, जिसको आप लकड़ी का जो जैसे गट्ठा होता है ना उस तरह ये पूरा गट्ठा है किसका? काइनेटोडेस्माटा का। तो इनका जो एक दूसरे के ऊपर जो स्लाइडिंग मूवमेंट्स होता है वो क्या करता है? सीलिया के मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। ये longitudinal rows of a kinetodesmata with a kinetosomes with their kinetodesmata forms a longitudinal unit called calyty। तो ये जो longitudinal unit बन जाती है तो ये पूरी क्या कहलाती है? ये वाली पूरी क्या कहलाती है? एक इकाई वो क्या कहलाती है? काइनेटी। ये क्या कहलाती है? काइनेटी। ये कहलाती है काइनेटी। ऑल द काइनेटीज ऑफ द काइनेशिया मेक द इंफ्रारेड सिस्टम ऑफ ए सीलियट्स। तो ये काइनेटोडेस्माटा और काइनेटोसोम्स मिलकर ये सीलियट्स के अंदर एक सिस्टम का निर्माण करते हैं जिस सिस्टम का नाम है इंफ्रासेल्युलरी सिस्टम। द काइनेशिया लाइज इन द कॉर्टेक्स बिलो द पेलिकल, देयर नंबर इज फेयरली कांस्टेंट फॉर ईच सीलियट्स। तो ये जस्ट पेलिकल के नीचे की तरफ इस सिस्टम का फॉर्मेशन होता है और इनका जो नंबर है इनका काइनेटोडेस्माटा का वो हर एक ईच सीलियट्स में कांस्टेंट होता है। द इन्फ्रारेड सिस्टम्स कंट्रोल द कोऑर्डिनेशन ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ सीलिया। ये भी अपन ने जिक्र कर लिया। ये सीलिया का कोऑर्डिनेशन मूवमेंट का नियंत्रित करते हैं। एंड इट ब्रिंग्स अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनल्स इन द सेल डिवीजन। कोशिका विभाजन के समय अंगों के निर्माण में ये हेल्प करते हैं। इट ब्रिंग्स अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनल इन सेल डिवीजन। सम काइनेशिया फॉर्म द माउथ। तो कुछ जो काइनेशिया है वो माउथ में भी मदद करते हैं मुख के निर्माण में। इन बाइनरी फ्यूजन ऑफ ए सीलियट्स द काइनेशिया आर कट ट्रांसवर्स इनटू टू ईच गोइंग इन वन डॉटर सेल्स, दिस इज कॉल्ड द पेरिकाइनेटल फ्यूजन। तो जो काइनेशिया है ये मतलब काइनेटोडेस्माटा, ये जब इनका बाइनरी फ्यूजन होता है तो ये आपस में अलग हो जाते हैं और one together cell is this is called perikinetal fusion. In a binary fusion of ciliates the kinesia are cut transverse into two। तो ये आपस में ट्रांसवर्सली कट हो जाते हैं और हर एक डॉटर सेल्स के अंदर ये मूव कर जाते हैं। तो इस प्रकार का जो फ्यूजन है वो क्या कहलाता है? पेरिकाइनेटल फ्यूजन कहलाता है।
तो ये हो गया आपके इंफ्रासिलरी सिस्टम। तो आज का ई लेक्चर अपन यहीं एंड करते हैं। कल के ई लेक्चर में अपने इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ओरल ग्रूव्स एंड साइटोफाइसी। थैंक यू।